हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज स्टार्ट कर रही हूँ आपका टॉपिक सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन जो है ये भी मानव द्वारा पौधों में जनन कराने की एक विधि है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? ये भी जो है मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की एक विधि है। इसमें पौधों के किसी भाग से ऊतक को निकाल करके कृत्रिम पोषक माध्यम में नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत रखकर नया पौधा विकसित कराया जाता है। ठीक है, तो यह है सूक्ष्म प्रवर्धन। हम लिखेंगे इसमें परिभाषा इसकी कि यह जो है मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की एक विधि है। इसमें पौधों के किसी भाग से ऊतक को निकालकर कृत्रिम पोषक माध्यम में नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत रखकर नया पौधा विकसित कराया जाता है। ठीक है, तो ये था परिभाषा, इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद है इसकी विधि, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि। इसके बाद आएगा सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि। तो इसकी विधि को हम कई स्टेप में पढ़ेंगे। इसकी विधि को हम 4 स्टेप में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट, क्या होता है, क्या किया जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन में? तो हमने बताया कि ये पौधों में जो है मानव के द्वारा कराया जाने वाला एक क्या है, जनन की विधि है। इसमें क्या होता है कि पौधों से हम क्या करते हैं, ये स्टेप फर्स्ट है। मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, पौधा है। इस पौधे के जो है एक किसी भाग से, यानी कि हम जो है ये पौधा है आपका, इसके किसी भाग से हम क्या करते हैं, एक ऊतक निकाल लेते हैं। यानी कि यहाँ से हमने क्या रिमूव कर लिया, एक ये ऊतक रिमूव कर लिया। इस ऊतक को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देते हैं। यहाँ पे ये जो है आपका माध्यम है, कृत्रिम पोषक माध्यम। ये कैसा माध्यम है? कृत्रिम पोषक माध्यम है। कृत्रिम पोषक माध्यम, ये क्या है? कृत्रिम पोषक माध्यम। तो इस प्लांट से, ये आपका प्लांट है, प्लांट से हम क्या करते हैं, ऊतक को निकालते हैं। ऊतक को निकाल करके ये आपका ये है ऊतक, ये आपका ये पार्ट जो है ये क्या है, ऊतक है। तो ऊतक को हम निकाल करके कहाँ पे रख देते हैं, इस कृत्रिम पोषक में रख देते हैं। ठीक है, तो इस ऊतक को हम कहाँ रख देंगे, इस कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देंगे। ये हमारा क्या है, ये यही ऊतक है जो हमने क्या किया था, एक पौधे से निकाला हुआ है। ऊतक को हम क्या करेंगे, कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देंगे। तो कृत्रिम पोषक माध्यम में जब हम ऊतक को रखते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद जो है ये इसका जो आकार है वो बढ़ जाता है। यानी कि ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब ये बड़ा हो जाता है तब इसको हम कहते हैं कैलस। इसको हम क्या कहेंगे, कैलस। यानी कि ये ऊतक जो है कृत्रिम पोषक माध्यम में रखने के बाद क्या होता है, ये वृद्धि करता है और इस क्या बन जाता है, ये कैलस बन जाता है। यहाँ पे ये हम लिख देंगे कृत्रिम पोषक माध्यम। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि प्लांट के किसी भाग से हम ऊतक को रिमूव करते हैं, टिश्यू को रिमूव करते हैं। टिश्यू को रिमूव करने के बाद, इसको यहाँ से निकालने के बाद हम क्या करते हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम में इस ऊतक को रख देते हैं। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद इस कृत्रिम पोषक माध्यम में जो हमने ऊतक को रखा था वो क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है और ये क्या बन जाता है, कैलस बन जाता है। उसके बाद स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैलस है, यानी कि यहाँ से हम इस कैलस को निकाल करके फिर कहाँ रख देते हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम से निकाल करके कैसे माध्यम में, यहाँ पे हम जो है हार्मोनी कृत्रिम पोषक माध्यम, इस पोषक माध्यम से हम निकाल करके इस कैलस को क्या कर देते हैं, हार्मोनिक कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इस कैलस को रख दिया। ये क्या है, ये कैलस है, कृत्रिम पोषक माध्यम में हमने रखा। अब क्या होता है, जब हम हार्मोनिक कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं कैलस को, तो फिर क्या होता है, ये हमारा है हार्मोनिक
कृत्रिम पोषक माध्यम, ये है हार्मोनिक कृत्रिम पोषक माध्यम। तो यहाँ पे जो हमने कैलस रखा था हार्मोनिक पोषक माध्यम में, उसमें क्या होता है कि इसमें जो है इस प्रकार से छोटी छोटी शाखाएं निकलना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से जो है इसमें छोटी छोटी शाखाएं निकलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, हार्मोनिक कृत्रिम पोषक माध्यम में जब हम कैलस को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी शाखाएं जो है वो निकलना प्रारंभ कर देती हैं, छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं। उसके बाद जो है हम स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, इन शाखाओं को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी कि शाखाएं जो होती हैं, शाखाओं को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी कि इनको जो है शाखाओं को हम अलग अलग माध्यम में रख देते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एक माध्यम हमने ये बनाया, एक माध्यम हमने ये बनाया और एक ये बनाया, एक ये बनाया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन शाखाओं को यहाँ पे अलग अलग माध्यम में रख देते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, ये शाखाएं हैं। इन शाखाओं को हम क्या करते हैं, अलग अलग पोषक माध्यम में रख देते हैं। सभी शाखाओं को हम क्या करेंगे, अलग अलग पोषक माध्यम में रख देते हैं। इस प्रकार से तो जब इसको हम अलग अलग कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देते हैं, अलग अलग माध्यम में रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जड़ें निकलना प्रारंभ कर देती हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जड़ें निकलना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, और फिर स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 यहाँ हम लिख दे रहे हैं। स्टेप 4 में क्या करते हैं, इन सभी को यानी कि इन सभी प्लांट्स को या जो है इन सभी शाखाओं को हम क्या करते हैं, गार्डन में रोपित कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन जो है हमने बताया कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, ये जो है मानव द्वारा पौधों में कराया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, जनन की विधि है। ठीक है, हम कहेंगे कि ये जो है मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की एक विधि है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो है पौधे के किसी भाग से ऊतक को निकाल करके कृत्रिम पोषक माध्यम में नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत रखकर क्या करते हैं, पौधे विकसित करवाते हैं। ठीक है, विधि में क्या, विधि इसके हम 4 स्टेप में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि प्लांट के किसी भाग से ऊतक को निकालते हैं, ऊतक को निकाल करके कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देते हैं। कुछ समय के बाद जो है ये हमारा क्या बन जाता है, कैलस बन जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस कैलस को कृत्रिम पोषक माध्यम से यानी कि इस वाले माध्यम से निकाल करके हम किस माध्यम से में रखते हैं, हार्मोनिक पोषक माध्यम में रखते हैं। जब हम हार्मोनिक पोषक माध्यम में कैलस को रख देते हैं तो क्या होता है, इनमें जो है छोटी छोटी शाखाएं निकलना प्रारंभ कर देती है। और जब छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं तो हम स्टेप 3 में क्या करते हैं कि इन शाखाओं को अलग अलग माध्यम में रख देते हैं। इन शाखाओं को हम अलग अलग माध्यम में रख देते हैं और जब इन्हें हम अलग अलग माध्यम में रख देते हैं तो इनमें क्या होती हैं, छोटी छोटी जड़ें निकलना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जब इसमें जड़ें निकल जाती हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं, गार्डन में रोपित कर देते हैं। ठीक है, तो ये है सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि। यानी कि इस प्रकार से जो है ये एक और प्रकार होता है, जैसे आपने देखा पौधों में कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन, जिसको आप कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन के अलावा एक ये भी जनन का प्रकार है। कौन सा प्रकार है, सूक्ष्म प्रवर्धन। ये भी जनन की एक क्या है, विधि है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये आपका पूरा अलैंगिक जनन और ये आपका सूक्ष्म प्रवर्धन समाप्त हुआ। इसको आप नोट कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप बना लेंगे और बाकी जो हमने बोला है आप इसको अपनी भाषा में नोट कर लेंगे। अब इसके बाद जो है आपको पढ़ना है लैंगिक जनन। तो देखिए अब लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो इसके पहले आप याद करिए कि अलैंगिक जनन जब हमने बताया था तो उसमें हमने बताया था कि अलैंगिक जनन जो होते हैं उसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसका एकदम उल्टा यहाँ पे होगा, इसमें जो है कितने, दो विपरीत, इसमें जो है दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, इसमें जो है दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनक कौन कौन से होने चाहिए, नर यानी कि मेल एंड फीमेल, इसको आप कहेंगे हिंदी में मादा। यानी कि लैंगिक जनन जो है इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल, नर एवं मादा, ठीक है। और अलैंगिक जनन में आपने देखा था कि उसमें जो है अलैंगिक जनन के द्वारा जो नए संतान उत्पन्न होते हैं वे आपस में भी समान होते हैं और अपने जनक के भी एकदम समान होते हैं, जिस कारण से उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यहाँ पे जो है जो लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं यानी कि हम कहेंगे इनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो संतान उत्पन्न होते हैं वे आपस में भी और अपने जनक के भी क्या होते हैं, असमान होते हैं या जनक के भी समान नहीं होते हैं। इसके पहले लैंगिक जनन में आपने देखा था कि जो संतान उत्पन्न होते हैं वो आपस में भी समान होते हैं और अपने जनक के भी हूबहू समान होते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं वे ना तो आपस में समान होते हैं और ना ही वे अपने जनक के समान होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसके कारण जो है जीवधारियों में क्या उत्पन्न होता है, इसके कारण जो है सीधे कहेंगे कि इसके कारण विभिन्नता, ठीक है, इसके कारण जो है क्या उत्पन्न होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है। विभिन्नता का मतलब होता है कि जीवधारी जो है यानी कि हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक जीवधारी आपस में समान नहीं हो सकते हैं। यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि एक ही माता पिता के दो संतान आपस में कभी समान नहीं हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जीवधारियों के बीच में पाया जाने वाला जो अंतर है, पाए जाने वाली जो विभिन्नता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता। जो पाया जाने वाला अंतर है उसी को हम क्या कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। तो लैंगिक जनन के कारण जो है क्या उत्पन्न होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किस जनन के कारण जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन के कारण जीवों में क्या उत्पन्न होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है। कैसे, जैसे हमने बताया कि इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, एक मेल एंड फीमेल, यानी कि एक जो है मेल की आवश्यकता होती है और एक किसकी आवश्यकता होती है, फीमेल की आवश्यकता होती है। ये क्या होते हैं, ये जनक होते हैं। ये क्या है, ये जनक है यानी कि पेरेंट। ये क्या है, ये पेरेंट है, जनक है। तो नर जो है आपको पता है कि ये जो मेल होते हैं, मेल में जो जननी कोशिकाएं होंगी यानी कि जो जर्मिनल सेल होते हैं उसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो इनसे क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। मेल गैमीट जिनको हम हिंदी में कहेंगे नर युग्मक, और फीमेल में भी वही चीज होगा। फीमेल के जो जर्मिनल सेल है जिनसे युग्मक बनते हैं उससे जो है यानी कि उसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और इससे क्या बनेंगे, इससे भी जो है क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट बनेंगे। फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक, मादा युग्मक। और ये जो मेल का जो जननी कोशिका होगा वो कैसा होता है, 2n होता है यानी कि डिप्लॉयड होता है। और फीमेल की भी जननी कोशिका कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। उसमें मेल में भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर और उसमें भी 23 पेयर। तो इस प्रकार से ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो मियोसिस डिवीजन में आपको पता है कि डिप्लॉयड सेल जो है वो क्या किसमें क्या बन जाती है, हैप्लॉयड में बन जाती है, हैप्लॉयड सेल बन जाती है। तो ये जो गैमीट है ये कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। दोनों गैमीट कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। फिर जब गैमीट का क्या होगा,
फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, हिंदी में हम इसको कहेंगे निषेचन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेंगे, युग्मनज बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक एन आया और यहाँ से एक एन आया, तो ये जाइगोट जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो इनके अंदर जो जीन होंगे वो अलग प्रकार के होंगे और इनके अंदर जो जीन होंगे उनके पास जो है अलग जो है सूचनाएं होंगी, अलग मैसेज होंगे। तो आप देख रहे हैं कि दो नया यानी कि यहाँ से एक प्रकार का जीन और एक प्रकार का जीन यहाँ से आया, दो अलग अलग प्रकार के जीन आ रहे हैं और मिल रहे हैं। तो दोनों जीन मिल करके क्या बनाएंगे, कुछ नया बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो युग्मक बनेगा, जो गैमेट जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा, यानी कि नया संतान बनेगा। तो जो नया संतान होगा वो आपस में भी समान नहीं होगा और अपने जनक के भी समान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है लैंगिक जनन। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि लैंगिक जनन क्या होता है और ये जो है इसमें क्या होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है लैंगिक जनन की विधि। इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले। अब जो है इसके बाद आपको पढ़ना है लैंगिक जनन की विधि, यानी कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो लैंगिक जनन में जो है 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक तो होता है निषेचन, एक होगा निषेचन पूर्व घटना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके बाद दूसरा आपका होगा निषेचन, जिसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद होगा निषेचन पश्य घटनाएं या निषेचन पश्य घटना, इसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो लैंगिक जनन में जो है कितनी घटनाएं होती हैं, 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी, पहले तो निषेचन पूर्व घटना यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद निषेचन पश्य घटना यानी कि निषेचन के पहले क्या होगा, फिर निषेचन होगा, फिर क्या होगा, निषेचन के बाद का प्रोसेस क्या है, ये चीज आपको पढ़ना है। तो अब जो है पहले आपको क्या पढ़ना है, निषेचन पूर्व घटना के बारे में पढ़ना है। तो ये तीनों पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको पढ़ना है निषेचन पूर्व घटना। तो देखिए निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना का मतलब निषेचन से पहले होने वाली प्रक्रिया जो होती है या निषेचन से पहले होने वाली जो घटना होती है उसे हम कहेंगे निषेचन पूर्व घटना। तो देखिए निषेचन पूर्व घटना जो है इसमें भी 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। इसमें भी जो है क्या होती हैं, 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। इसमें भी 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। पहला जो है वो होता है युग्मक जनन, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। इसमें भी जो है 2 प्रोसेस होती हैं, 2 घटनाएं होती हैं। पहला तो युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ठीक है, तो ये जो है निषेचन पूर्व घटना में भी 2 घटनाएं होती हैं। पहला तो युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट।
तो अब देखिए युग्मक जनन जो है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो इसमें जो है क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जनन में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जनन का मतलब क्या होगा, युग्मक का निर्माण, यानी कि हम कहेंगे कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहेंगे। ठीक है, तो युग्मक जनन जो है अभी ज्यादा डिटेल आपको आगे पढ़ना है इसके बाद वाले चैप्टर में, युग्मक जनन गैमेट का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। इसमें यही इतना है कि आपको युग्मक जनन पढ़ना है। निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन, युग्मक जनन में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, या गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हम कह सकते हैं कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। उसके बाद युग्मक जनन जब हो जाता है, युग्मक का निर्माण हो जाता है, तो क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा। फिर इसके बाद आएगा निषेचन का प्रोसेस, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। उसके बाद फिर जो है निषेचन पश्च घटना, मतलब कि फ्यूजन के बाद फिर क्या होगा, फ्यूजन से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या होता है, आपको पता है, जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा, नया संतान बनेगा। ये आपको पढ़ना है। इससे पहले आप यहाँ पे युग्मक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे हमने बताया कि युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण, यानी कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो थोड़ा सा युग्मक के बारे में पढ़ लीजिए कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। युग्मक के प्रकार, तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार पढ़ने हैं कि युग्मक जो है इनके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला जो है वो है आपका समयुग्मकी, पहला जो है आपका है समयुग्मकी, समयुग्मकी, और दूसरा है आपका असमयुग्मकी, असमयुग्मकी, और तीसरा हो जाएगा आपका विषम युग्मकी। ठीक है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। तो यहाँ पे देखिए समयुग्मकी जो होता है, यहाँ पे पता चल रहा है समयुग्मकी मतलब समान युग्मक। ठीक है, यानी कि दोनों युग्मक मेल एंड फीमेल, दोनों युग्मक का मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जो हैं, किसमें, दोनों जो हैं बाह्य, दोनों की बाह्य संरचना, बाह्य संरचना या कह सकते हैं हम इनका आकार एवं परिमाण क्या होगा, समान होगा। इसको आप और पूरा डिटेल में लिखेंगे। समयुग्मकी का मतलब होता है कि दोनों युग्मक यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों जो हैं, दोनों का आकार यानी कि दोनों की बाह्य संरचना, दोनों का आकार एवं परिमाण क्या होगा, एकदम समान होगा, तो उसे हम कहेंगे समयुग्मकी। असमयुग्मकी जो होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे युग्मक, हम इसमें कहेंगे असमयुग्मकी में कि ऐसे युग्मक जिनकी बाह्य संरचना तो क्या होती है, समान होती है, उसका जो है बाह्य संरचना जो होगा, यानी कि यहाँ पे बाह्य संरचना समान होगी दोनों युग्मकों की, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की बाह्य संरचना जो होगी वो क्या होगी, समान होगी, लेकिन इनका परिमाण जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा। इनका परिमाण जो है वो क्या होगा, अलग होगा। उसके बाद विषम युग्मकी जो है, यहाँ पे दोनों युग्मक यानी कि आप कहेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होंगे, एकदम से असमान होंगे, दोनों समान नहीं होंगे, यानी कि दोनों का जो है, दोनों का आकार एवं परिमाण यानी कि बाह्य संरचना और परिमाण सभी क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा, यानी कि अलग अलग प्रकार का होगा। अब देखिए जैसे समयुग्मकी में आपके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास हो गया, ठीक है, स्पाइरोगाइरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, क्लेमाइडोमोनास, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनास, और एक आपका आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, और एक हो जाएगा स्पाइरोगाइरा।
गायरा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसके, यानी कि आपके समयुग्मकी के। और समयुग्मकी जो होगा इसका मतलब आपने देखा कि इसमें बाह्य संरचना, आकार और परिमाण दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि इसमें जो मेल गैमेट होगा वो उसका जो है आकार और फीमेल गैमेट का आकार दोनों क्या होगा, एकदम समान होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का आकार एकदम से समान होगा। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, यानी कि बाहर से भी देखने में एकदम समान होंगे और उनका शेप साइज जो होगा एकदम क्या होगा, सब कुछ समान होगा। तब उन्हें हम उस प्रकार के युग्मक कहेंगे, उस प्रकार के युग्मक को समयुग्मकी। असमयुग्मकी यानी कि बाह्य संरचना समान लेकिन परिमाण जो है इनका क्या होगा, अलग होगा। बाहर से देखने में दोनों एक समान होंगे लेकिन इनका परिमाण अलग होगा, मतलब इनका जो साइज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये जो है आपका, इसका एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ये क्लेमाइडोमोनास की एक प्रजाति होती है, एक स्पीशीज जो है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। इसमें क्या होता है, ये जो आपका असम युग्मकी है इसमें क्या होगा, एक युग्मक जो है वो थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है और एक युग्मक जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। इस तरीके से, यानी कि बाह्य संरचना इनकी बाहर से देखने में एकदम क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन इनमें जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा और मेल गैमेट जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद विषम युग्मकी, यानी कि ये वाला है आपका, इसमें जो है आपने देखा कि दोनों का आकार एवं परिमाण सब कुछ क्या होता है, असमान होता है। तो इसमें आपके सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ह्यूमन। ठीक है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन। यानी कि इसमें जो है जो फीमेल गैमेट होगा वो कुछ जो है इस तरीके का होगा और जो मेल गैमेट होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये आपका होगा फीमेल गैमेट और ये होगा मेल गैमेट। ठीक है, ये था युग्मकों के प्रकार, यानी कि निषेचन पूर्व घटना जो होती है, निषेचन पूर्व घटना का मतलब निषेचन के पहले होने वाली घटना को हम क्या कहेंगे, निषेचन पूर्व घटना। और इसमें दो घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन होता है और युग्मक का स्थानांतरण होता है। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण, गैमेट का फॉर्मेशन। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। उसके बाद युग्मक के प्रकार होंगे, युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी जो होते हैं यानी कि ऐसे युग्मक, या हम कह सकते हैं कि ऐसे युग्मक, या हम कह सकते हैं कि मेल यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, जब दोनों के बाह्य संरचना, आकार एवं परिमाण समान होंगे तब उन्हें हम कहेंगे समयुग्मकी। असमयुग्मकी में क्या होगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की बाह्य संरचना समान होंगे और उनके परिमाण जो हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तब उन्हें हम कहेंगे असम युग्मकी। यानी कि असम युग्मकी में यानी कि जो आपका फीमेल गैमेट होता है, मादा युग्मक जो होती है वो बड़ी होती है और मेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। उसके बाद विषम युग्मकी, इसमें क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बाह्य संरचना, आकार एवं परिमाण सभी में क्या होते हैं, असमान होते हैं। सभी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तब उन्हें हम कहेंगे विषम युग्मकी। या अब जो है इसमें ये फीमेल गैमेट जो है कुछ इस तरीके से होता है और मेल गैमेट कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं क्या है, ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो ये था आपका निषेचन पूर्व घटना। अब इसके बाद आपको निषेचन और निषेचन पश्च घटना बताया जाएगा आगे की पार्ट में। ठीक है, तो अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो है और साथियों के साथ में इसको शेयर कीजिए।